हर हर महादेव, हर हर मोदी है। हर हर मोदी। मैं भक्त हो सकता हूं लेकिन अंधभक्त नहीं, क्योंकि देश को प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप सरकार से सवाल ही ना करें। देश को प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी ऐसे नेता को फॉलो करते चले जाएं जो आपकी सुनता ही ना हो। और जवाब हर किसी को चाहिए। ऐसे ही 5 सवाल आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने, जिसका जवाब हर कोई मांगता है, जिसका जवाब हर किसी को चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंश। आज मैं यहाँ पे किसी पार्टी की तारीफ करने नहीं आया, मैं किसी पार्टी का समर्थन करने नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं ऐसे 5 सवाल लेकर आया हूं जिसका जवाब मैं ही नहीं हर कोई चाहता है, जिसका जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। ऐसे 5 मुद्दे जिन पे हर कोई बात करना चाहता है। इन 5 सवालों को जानने के बाद फैसला मैं नहीं, आप खुद करिएगा कि सरकार की पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि सबसे ज्यादा चर्चा किस चीज की होनी चाहिए? रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य, किसान, या फिर जाति के नाम पे की गई रणनीति की, जाति के नाम पे की गई राजनीतियों की? मैं अपनी बात को आपके समक्ष रखने के लिए कुछ डेटा एनालिसिस भी आपको दिखाऊंगा, ताकि उससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं या मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। और अगर हम बढ़ती हुई महंगाई की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल इसमें कितना बड़ा योगदान रखते हैं ये आप सभी लोग जानते हैं। बात करेंगे यहां पर साल 2014 की, जब कांग्रेस की सरकार थी, और आज 2026 की, जब बीजेपी की सरकार है। साल 2014 में डॉलर का रेट जो $1 58 से 60 रुपए था, वही साल 2026 में यह रेट $1 95 रुपए हो चुका है। जिसका बहुत बड़ा कारण यह है, साल 2014 में पेट्रोल का रेट जो हमें विदेशों से कच्चा तेल मिलता था वो 103 से 109 रुपए डॉलर प्रति बैरल मिलता था। तब हमें पेट्रोल 70 से 74 रुपए प्रति लीटर मिलता था। वही साल 2026 में यह रेट प्रति बैरल $103 से घटकर 85 से $90 हो गया। लेकिन यहाँ पे रेट कम होने की जगह सरकार ने इतना टैक्स लगा दिया कि पेट्रोल हमें 95 से 98 रुपए प्रति लीटर मिलने लगा। यहाँ पर आपको E20 आराम से समझ आ सकता है कि इसका इतना विरोध क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल महंगे पे महंगा होता जा रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो कीमत है वो अभी कम है। अब जिस मुद्दे की मैं बात करने जा रहा हूं, इस मुद्दे के बारे में शायद ही काफी कम लोग जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूं डॉलर के मुकाबले रुपये की। जिनको ना पता हो उनको मैं एक बात समझा देना चाहता हूं कि डॉलर यानी कि अमेरिकन डॉलर्स, बाहर की विदेशी मुद्रा जिसे कहते हैं, अगर जितना उसका रेट बढ़ेगा भारत में महंगाई उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि डॉलर के मुकाबले हमारा जो रुपया है वह आज की डेट में बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट यानी कि जो माल विदेशों से भारत में लाया जाता है, और एक्सपोर्ट जो माल भारत से विदेशों में भेजा जाता है। अब इसका कुछ डेटा एनालिसिस मैं आपको दिखाता हूं। 2014 में जो भारत का इंपोर्ट था वो $448.03 बिलियन था, वही एक्सपोर्ट $310.34 बिलियन था। यहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस था वो लगभग $138 बिलियन का था। मगर साल 2026 तक आते आते यह इंपोर्ट 721.20 बिलियन हो गया है और एक्सपोर्ट हमारा 437.70 बिलियन ही रह गया है, जो कि लगभग 284 बिलियन तक हो चुका है। इसका जो गैप है 284 बिलियन का, यह अगर आपने देखा हो पहले के मुकाबले अभी डबल हो चुका है। यानी कि हमारा जो इंपोर्ट है वो ज्यादा होने लगा है और एक्सपोर्ट कम। मतलब साफ है कि जो एक्सपोर्ट 41% बढ़ा है और जो इंपोर्ट 61% तक बढ़ चुका है। तो भारत सरकार का मेड इन इंडिया वाला जो वादा था वो आप यहां पर साफ समझ सकते हैं, और आपको साफ नजर आएगा कि मेड इन इंडिया आखिर है कहां, चल कहां रहा है। मगर सवाल हम नहीं करेंगे। लोन यानी कि कर्ज एक ऐसा शब्द है जिससे हर एक इंसान दूर भागता है। हर एक इंसान चाहता है कि उसके ऊपर कभी कोई कर्ज ना हो, मगर हमारी भारत सरकार ऐसा नहीं सोचती। उनकी सोच थोड़ी अलग है। साल 2014 में भारत के ऊपर जो कर्ज था वो लगभग 54 से 55 लाख करोड़ का था, क्योंकि उस टाइम हम कोई विकास कर रहे थे और हम एक पिछड़े हुए देशों में आते थे। मगर
साल 2026 में हमने इतना विकास कर लिया है और हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारा वो कर्ज बढ़कर 214 लाख करोड़ का हो गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमने कितनी तरक्की करी है। और इसका एक बहुत ही बेसिकली सा कारण है कि हमें बजट में नुकसान हुआ है, साथ के साथ हमें टैक्स में भी नुकसान हुआ है। मगर एक सेकंड, टैक्स में कमी आई है। भारत ने 2014 में जो टोटल टैक्स कलेक्शन किया था वो 14.4 लाख करोड़ का था, और वहीं 2026 में ये कलेक्शन बढ़कर हो गया है 44.04 लाख करोड़। तो टैक्स कम कहां हुआ है, टैक्स तो बढ़ गया। तो फिर आखिर ये पैसा गया कहां? इसकी भी एक छोटी सी झलकी मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर ये टैक्स गया कहां। जी हां, यहां गया है आपका टैक्स। तो क्या लगता है आपको कि इन चीजों की ज्यादा जरूरत थी या भारत अपना थोड़ा सा कर्ज चुका सकता था बाहर? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जिस रेट से हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ता गया है उसी रेट से हमारे यहां महंगाई भी बढ़ती गई है, क्योंकि सरकार ने हर एक चीज पर जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। और ये टैक्स किसी अच्छे कामों में काम नहीं आ रहा है, ये टैक्स उन चीजों में काम आ रहा है जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। और यहां अगर कुछ लोग ये कहें कि टैक्स कम हुआ है तो एक बार आप रिकॉर्ड्स भी उठा के चेक कर लीजिए। जिन लोगों को यह लगता है कि टैक्स कम हुआ है तो उनको मैं साफ समझा दूं कि अगर हाथ की 5 उंगलियों में से किसी भी एक उंगलियों को काट दिया जाए तो दर्द बराबर होगा। यही हुआ है टैक्स में। किसी चीज में टैक्स कम हो गया है तो उसी का टैक्स बढ़ा के दूसरी चीज में ज्यादा कर दिया गया है। यानी कि कान को चाहे इस तरीके से पकड़े चाहे इस तरीके से पकड़े, बात बराबर ही है। मगर हम सवाल नहीं करेंगे। अरे भाई, बोलते बोलते मुझे तो भूख लग गई। खाना खाना है या नहीं? खाना है ना? तो चलिए फिर एक बार ये भी देख लेते हैं। साल 2014 में जो सिलेंडर 414 रुपए का था, यहां पर सब्सिडी वाले सिलेंडर 9 से 12 तक होते थे। उनके बाद सब्सिडी हट जाती थी और कीमतें हो जाती थी 950 रुपए। ये सभी के लिए था, लोअर, मिडिल और अपर क्लास के लिए। वहीं साल 2026 में ये स्कीम कुछ ऐसे चल रही है कि सिलेंडर आपको 950 का ही मिलेगा, मगर बाद में सब्सिडी वाले अकाउंट में 300 वापस आ जाएगा। मगर क्या आपको लगता है कि ये सारा का सारा सब्सिडी का पैसा सबको मिलता होगा या सबको सब्सिडी मिलती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। स्टिल 2014 में सिलेंडर 414 रुपए का था और आज 2026 में यही सिलेंडर सब्सिडी हटा देने के बाद भी 650 रुपए का है। मगर हम सवाल नहीं करेंगे। यहां मेरा एक आप लोगों से एक नॉर्मल सा सवाल है। मान लीजिए अगर किसी को आप पास में कभी जिम्मेदार ठहरा दें या गुनहगार ठहरा दें, तो क्या आज की डेट में वो गुनहगार नहीं रहेगा? हो सकता है कई लोग ऐसा कहें कि नहीं रहेगा, मगर हमारी सरकार ऐसा नहीं सोचती है। हमारी सरकार ये सोचती है, देखिए, बीजेपी के सेंटर में आने से पहले कुछ ऐसे एमएलएस थे जैसे कि हिमंता बिस्वा शर्मा, अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार। ये सब के सब ऑपोजिशन का हिस्सा थे। तो ये सब के सब करप्टेड थे, यानी कि सब के सब चोर थे। बीजेपी की नजरों में सारे चोर थे। मगर बाद में जब ये बीजेपी में शामिल हो गए तो आज ये करप्शन फ्री हो गए। कैसे? ऐसा कैसे हो गया कि ये करप्शन फ्री हो गए? क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट सभी नेताओं को एक आश्वासन देती है कि अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। मगर हम सवाल नहीं करेंगे। एट द एंड मैं आपको यही कहूंगा और यही चीजें बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर ना मीडिया सवाल करती है ना आम जनता सवाल करती है, मगर आप सवाल करेंगे जब आपको यह पता चलेगा कि सवाल करने क्या है। सरकार के कुछ किए गए वादे जिनके लिए मिली है तो सिर्फ और सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। 2014 से 2019 आने दो, 2019 से 2024 आने दो, और 2024 से 2029, और 29 के बाद ना जाने 34, 37, 38, ना जाने कितनी ही तारीखें मिलती रहेंगी, लेकिन देश शायद ही विकास कर पाएगा। सरकार के कुछ काम, मेक इन इंडिया फेल, स्वच्छ भारत फेल, सभी साथ साफ नदियां फेल,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल। इनफैक्ट बीजेपी में इस टाइम पे 54 नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप केस चल रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन फेल, पता ही नहीं क्यों हुआ, ब्लैक मनी आया या नहीं आया समझ नहीं आया। 2023 तक बुलेट ट्रेन आना फेल। 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर फेल। डॉलर गिरकर 40 रुपए हो जाएगा वो भी फेल। किसानों की इनकम डबल हो जाएगी वो भी फेल। वुमेन सेफ्टी फेल। 2019 से 21 तक 13 लाख लड़कियां गायब हो चुकी हैं। एंटी करप्शन भारत फेल। सबका साथ सबका विकास फेल। विकास हुआ है लेकिन अडानी और अंबानियों का। 2024 तक 5 ट्रिलियन की जीडीपी होना फेल। इवन मीडिया हैज नो राइट टू आस्क द क्वेश्चंस। नो पेपर लीक फेल। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा फेल। इवन 100 स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, भारत सरकार खुद भी स्मार्ट नहीं बन पाई है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि सवाल पूछना भी आपका अधिकार है और हर सवाल का जवाब पाना भी आपका अधिकार है। और अगर आप सवाल नहीं कर सकते हैं तो फिर अपने वोट का सही से इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका वोट किसी अच्छी पार्टी को जा सके। साथ के साथ ये जरूर कहूंगा कि हम यहां पर किसी की मन की बात सुनने नहीं बैठे हैं, हम अब अपनी मन की बात बताने के लिए बैठे हैं। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।